नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करने चल रहे हैं साइंस की एक नई और बहुत ही धमाकेदार बैच। और दोस्तों, इस बैच में हमारा टारगेट रहेगा कि आपको कम समय में सुपर फास्ट 1000 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएं। और दोस्तों, ये जो आपके 1000 क्वेश्चन रहेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे। और ये बैच आपके आरआरबी के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके फिजिक्स से भी रहेंगे, केमिस्ट्री से भी रहेंगे और आपके बायो से भी रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके मिक्स में मिलेंगे, जिस प्रकार से आपकी परीक्षा पूछे जाते हैं। तो दोपहर के 12 बजे जो इंद्रधनुष है किस दिशा में दिखाई देता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो इंद्रधनुष होता है ये सूर्य के जिस दिशा में आपका सूर्य रहता है उसके ठीक विपरीत आपका इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो अगर दोस्तों अगर पूछ लिया आपके सुबह में सूर्य कब दिखाई देता है, तो सुबह में आपका सूर्य दोस्तों जो होता है आपके पूर्व में होता है, तो इंद्रधनुष आपके पश्चिम में दिखाई देगा। और अगर आपसे शाम में पूछ ले तो शाम में सूर्य भगवान आपके पश्चिम में रहते हैं, तो आपका इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि दोपहर के 12 बजे, दोस्तों दोपहर के 12 बजे जो आपके सूर्य होते हैं ये बिल्कुल कहाँ होते हैं, बिल्कुल आपके मध्य में होते हैं। और इसीलिए दोपहर के 12 बजे दोस्तों आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प हो जाएगा कि इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। अगर यहाँ पर आपसे पूछते कि सुबह में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा, तो आप लगाते हैं कि पश्चिम दिशा में, और शाम में पूछते तो पूर्व दिशा में। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम फुल डिटेल में आपके ये क्वेश्चन कवर कराते हैं। तो इससे आपके एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या फिर जलवाष्प। दोस्तों, आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इसका नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप रोज जब भी एक क्लास आए तो उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वायुमंडल में दोस्तों प्रकाश का जो विसरण होता है ये आपके धूल कण की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। उसमें विसरण का मतलब है प्रकीर्णन। दोस्तों, जो आपका ये प्रकीर्णन होता है, विसरण होता है, ये आपके धूल कण की वजह से होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रकाश होती है ये अलग अलग रंगों में, अलग अलग आपके भागों में क्या होती है, आपके यहाँ पर आपको फैल जाती है। तो इसे ही कहते हैं आपके प्रकीर्णन या फिर विसरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना मैं चाहता हूँ कि जो आपका आसमान होता है ये हमें नीला दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण दोस्तों आपका यही है, विसरण या फिर प्रकीर्णन। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। दोस्तों, प्रकीर्णन की बात करें तो जिस भी जो आपका प्रकाश की जो लाइट होगी, जिसका ही आपका दोस्तों ये आपका जो लैम्डा होगा, तरंग दैर्घ्य जिसकी सबसे कम होगी उसका विसरण सबसे ज़्यादा होगा। दोस्तों आपके जो बैगनी कलर होता है, बैगनी, नीला, इन कलरों का जो विसरण होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों जब आपके जो आकाश होता है आपके हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि इन्हीं कणों के विसरण सबसे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें ये आपके नीला दिखाई देता है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगर पूछ ले कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो आपके लाल रंग का, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है 7200 एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। परा जो श्रव्य तरंगे होंगी इनकी आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों, तरंगे जो होती हैं इन्हें इंग्लिश में हम लिखते हैं वेव्स। इसमें एक होती है आपकी श्रव्य तरंगे, एक होती है अपश्रव्य तरंगे, और एक होती है दोस्तों आपकी पराश्रव्य तरंगे। दोस्तों, आप तीनों बार जान लीजिए कि अपश्रव्य तरंगे इनकी दोस्तों जो होती है आवृत्ति सबसे कम होती है। अपश्रव्य तरंगों की इनकी आवृत्ति कितनी होती है, इनकी आवृत्ति दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होती है दोस्तों आपकी कम होती है। ये अपश्रव्य तरंगे होती हैं, ये अपश्रव्य तरंगे। सामान्यतः मनुष्य इसको सुन नहीं पाता है। और दोस्तों जो आपके भूकंप वगैरह आते हैं उनकी आवृत्ति इतनी होती है 20 हर्ट्ज, इसको मनुष्य नहीं सुन पाता है। हाथियों वगैरह आप सुन लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप याद रखेंगे। और श्रव्य तरंगों की बात करें तो ये ऐसी तरंगे हैं, ये श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिसको मनुष्य सुन सकता है। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर आपके 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसके बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, इसके बीच के ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। और अपश्रव्य तरंग पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, इनकी दोस्तों आपके जो 20,000 से जिनकी ज़्यादा होती है, 20,000
20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो, 1 किलो में 1000 होता है तो 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से इनकी ज़्यादा आवृत्ति होती है वो आपके पराश्रव्य तरंगों में आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एक्सरे किरण होती है उनकी तरंगें इसी प्रकार होती हैं, इससे पराश्रव्य तरंगें होती हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। अपश्रव्य भी जान गए आप, अपश्रव्य जान गए जिसकी 20 हर्ट्ज से कम हो, श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, और पराश्रव्य तरंगे जिसका 20 किलो हर्ट्ज से जिनकी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प ए सही हो जाएगा कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो। दोस्तों इसमें आप 20,000 किलो हर्ट्ज नहीं लगाएंगे क्योंकि 20,000 तो हर जगह होता यहाँ पर इस प्रकार से, तब ये बिल्कुल सही होता है। लेकिन यहाँ पर किलो लगा है तो किलो से दोस्तों 1000 आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 20,000, यहाँ पर 20 के लिख दिया तो आपका 1000 20,000 अपने आप ही हो गया। तो यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और श्रव्य तरंगे पूछता तो 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20 किलो हर्ट्ज तक इसके बीच की तरंगे जो होती हैं श्रव्य तरंगे होती हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। जो दोस्तों आपकी प्रेशर कुकर होता है इसमें खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है कि कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों मतलब बताना है आपको सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। दोस्तों जो आपका दाब होता है, दोस्तों जो आपका क्या होता है, जो आपका प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट के नाम के, बॉइलिंग पॉइंट के। तो इसलिए दोस्तों जब आपका प्रेशर जब बढ़ जाता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपके बढ़ जाता है, जिससे कि दोस्तों अगर आपका जो पानी है इसमें दोस्तों आपका जो पानी है जो आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको उबलता था, इससे ज़्यादा लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है अगर आपकी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब। तो क्या होता है दोस्तों, तब आपका जो पानी होता है तो दोस्तों जो आपका क्या होता है, जो आपको पानी होता है तो ये 150 डिग्री सेल्सियस तक आपके उसमें रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा से जल्दी खाना पका देता है। 100 डिग्री सेल्सियस पहले ही पानी बदल जाता था तो उसमें कम आपके उष्मा दे पाता था, लेकिन 150 डिग्री सेल्सियस अगर वह पानी में ही है, अवस्था उसका परिवर्तन नहीं हो रही है तो वह 150 डिग्री सेल्सियस की खाना जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस अवस्था में जो गीले कपड़े होते हैं, गीले कपड़े सबसे अधिक जल्दी सूख जाएंगे। दोस्तों आप देखे होंगे कि जो आपके बरसात के महीने होता है, जो आपके बरसात का महीना होता है इसमें आपके जो आपके क्या होते हैं, जो आपके कपड़े होते हैं ये जल्दी सूखते नहीं हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों होता है कि आपके वायुमंडल में नमी ज़्यादा हो जाती है, आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, नमी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो जल्दी आपके सूख नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम पूछा है कि गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। वहीं दोस्तों आपके जो गर्मी का महीना होता है उसमें आपके बहुत ही आसानी के साथ आपके कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जो आर्द्रता होती है, जो आर्द्रता मतलब वो दोस्तों यही होता है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा, वहाँ पर आर्द्रता बहुत ही कम होती है और तापक्रम क्या होता है दोस्तों, आपके तापक्रम बहुत ही ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी यहाँ पर जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके गीले कपड़े सबसे जल्दी कब सूखेंगे? जब आर्द्रता कम होगी और तापक्रम ज़्यादा होगा। यहाँ पर दोस्तों 100% आर्द्रता है और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है, तो यहाँ पर तो जल्दी नहीं सूखेगा, यहाँ पर सबसे लेट में सूखेगा। 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, ये भी नहीं तो सही उत्तर नहीं होगा। 20% आर्द्रता पर 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम ये हो सकता है, लेकिन नीचे है आपका कि 20% आर्द्रता उसके बाद 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो दोस्तों जिसमें आपका आर्द्रता सबसे कम हो और तापक्रम सबसे ज़्यादा हो वही सबसे जल्दी सूखते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने इसका उत्तर निकाल लिया। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पूछता कि सबसे लेट कब सूखेगा तो आपका ए विकल्प होता कि 100% आर्द्रता हो, और नहीं बी विकल्प होता कि 100% आर्द्रता हो और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हो। आर्द्रता सबसे ज़्यादा हो और तापक्रम सबसे कम हो तो सबसे लेट में सूखेगा, और आर्द्रता सबसे कम हो और तापक्रम सबसे ज़्यादा हो तो आपका जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों अब जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा बढ़ रहे हैं इस समय पेपर के, तो वहाँ पर आपको कुछ दोस्तों मिलान के क्वेश्चन आते हैं। तो इन प्रकार क्वेश्चनों को करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इसलिए हमने ये आपकी साइंस की बैच को लागू कर दिया है। दोस्तों इससे पहले भी हमने साइंस की एक बैच चलाई थी और वो बैच भी आपकी चलती रहेगी, जिसमें अभी तक आपके 10 पार्ट हो गए हैं। वहाँ पर दोस्तों आपके 1 लाइनर क्वेश्चन कराए जाते हैं जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप ऑप्शन वाइज क्वेश्चन कराइए, तो वो बैच दोस्तों आपकी चलती रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच, जाकर ज्वाइन कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा जाएगा साइंस MCQ टेस्ट, उसके बाद उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर देखेंगे तो 10 वीडियो हमने वहाँ पर डाले हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन 250 क्वेश्चन आपको वहाँ पर करा दिए हैं। तो वो आपका जो बैच है वो आपकी चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमने एक नई बैच चला दी जिसमें आपके ऑप्शन भी मिलेंगे क्वेश्चन को करने के लिए, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके ये कूट दिए गए हैं, इसमें से आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। दोस्तों जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप है वो क्या है दोस्तों, आपके हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, ये आप सब जानते हैं, एक का सी मिल जाएगा। इसके बाद है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, ये आपके रक्तचाप मापने के लिए होता है, तो आपका ये आपका बिल्कुल डी मिल जाएगा। तो ए आपका मिल गया, ए आपका मिल गया आपके 3 में, और आपका बी जो है वो का मिल गया चौथे में मिल गया। इसके बाद देखिए दोस्तों जो आपका कैरेट मीटर है, ये आपके सोने की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों कहीं कभी आप देखते होंगे कि 24 कैरेट, तो वहाँ पर जो आपको कैरेट मीटर होता है ये आपके सोने की शुद्धता मापने के लिए होता है, बड़े आराम के साथ आपको याद हो जाएगा। और जो लक्स मीटर होता है दोस्तों, ये आपके प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए वाला चला जाएगा आपके तीसरे में, स्टेथोस्कोप हृदय का सुनने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर आपके रक्तचाप मापने के लिए, कैरेट मीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए, और लक्स मीटर आपके प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से ये कूट मिलाया गया है। यहाँ पर देखिए ए वाला दोस्तों चौथे किस में है, ए वाला चौथे में आपका इस विकल्प में है, यही विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, ए वाला दोस्तों किस में जाना चाहिए था, ए वाला आपके तीसरे में जाना चाहिए, तो ए बी नहीं होगा, ये आपका सी वाला होगा कि स्टेथोस्कोप जो है आपके तीसरे में जाएगा, हृदय की गति सुनने के लिए बिल्कुल सही। बी वाला आपके चौथे में जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए बिल्कुल सही। आपका सी वाला आपके दूसरे में जाएगा कि सोने की शुद्धता मापने के लिए बिल्कुल सही, और लक्स मीटर आपके प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए पहले में जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पर दोस्तों आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको ना आ रहा हो उसको क्या करेंगे दोस्तों, उसको आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद दोस्तों याद कर लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत ही आपके सेलेक्ट करके लिए हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपके मिलान का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। और दोस्तों जो आपका ये बैच होने वाला है, ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपके 20 मिनट का दोस्तों लगभग आपका बैच रहेगा। 20 मिनट, कितने मिनट का, 20 मिनट का। तो इस बैच में जितने भी क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे उनमें 20 मिनट में कवर करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लगभग 20 मिनट का बैच रहेगा, तो सारे आपको वीडियो पूरा अंत तक बस देखना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलित कीजिए होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों जो आपका उच्च वेग है, तरंग दैर्ध्य है, दाब है, जल प्रवाह है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिएगा कि सबसे सरल इसमें क्या है। सबसे सरल दोस्तों आपका दाब है। दाब का दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, पास्कल है, बहुत ही सरल है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों आपका तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य आपका एंगस्ट्रम में मापा जाता है, मापा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों ये तो पीछे मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके रेड कलर होती है, रेड कलर उसकी आपके 7200 एंगस्ट्रम होती है। तो वहाँ पर आपको याद होगा इस प्रकार से एंगस्ट्रम दर्शाते हैं। तो एंगस्ट्रम आपके तरंग दैर्ध्य दर्शाने के लिए हमने प्रयोग किया था। और दोस्तों जो आपके उच्च वेग होता है, उच्च वेग, इसमें आपका ये आपकी मैक संख्या मापा जाता है, मैक संख्या में मापा जाता है। और जो जल प्रवाह होती है क्यूसेक में मापा जाता है। दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल आप पहले से ही मिला था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखते हैं किस विकल्प में है दोस्तों, ये दोस्तों आपके सी विकल्प में है 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। सी विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैक क्या होती है, मैक के बारे में जान लीजिए कि ध्वनि की गति होती है। अगर कोई मिसाइल है, अगर कोई मिसाइल है उसकी दोस्तों उसकी जो की गति होती है, उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो गति होगी, अगर दोस्तों 1 मैक से ज़्यादा है तो उसे कहेंगे उस मिसाइल को सुपरसोनिक। क्या कहेंगे, सुपरसोनिक। अगर 5 मैक से ज़्यादा है, तो उसे कहेंगे आपके हाइपरसोनिक। और अगर 1 मैक से कम है तो उसे कहेंगे सबसोनिक। तो ये आपकी तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसे सब सुपरसोनिक कहेंगे, सबसैनिक कहेंगे, सबसैनिक। तो ये आपकी 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और जितनी भी आपको अतिरिक्त जानकारी दी जाती है उसको आपको अपने नोटबुक में लिख के चलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, मास नंबर बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर जो है आपका दोस्तों, जो आपका मास नंबर होता है ये आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2 प्रोटॉन कह रहा है, 2 न्यूट्रॉन कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इसी दोनों का योग हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा आपका मास नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो इसे आसानी के साथ कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछ लेता, परमाणु क्रमांक, तो दोस्तों आपके वो प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। पी बराबर हम जेड लिखते हैं, क्योंकि जितना ही प्रोटॉन संख्या होगी उतना ही आपका परमाणु क्रमांक होगा। तो अगर परमाणु क्रमांक पूछता तो आपका ए विकल्प हो जाता, और द्रव्यमान संख्या पूछा था तो आपको बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो कौन से हाइड्रोजन जो है दोस्तों इसके समस्थानिक हैं। समस्थानिक दोस्तों आप समझते होंगे, समस्थानिक के बारे में आप जानते ही होंगे कि जिनके परमाणु क्रमांक जो हैं, जिनके जो परमाणु क्रमांक हैं, जिन्हें एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो आपके सेम रहें। क्या रहें दोस्तों, वो बिल्कुल आपके सेम रहें, लेकिन आपके जो एटॉमिक जो आपको मास नंबर होता है, जो आपका मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या, वो आपकी बदलती रहे। कहने का मतलब कि प्रोटॉन तो वही, प्रोटॉन सेम रहें, लेकिन न्यूट्रॉन आपके बदलते रहें, क्योंकि प्रोटॉन सेम रहेंगे तभी परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, और आपके अगर द्रव्यमान संख्या, यही आपकी जो न्यूट्रॉन संख्या होगी, यही आपकी बदलती रहेगी, जिससे कि मास नंबर में परिवर्तन होता रहेगा। तो हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन के दोस्तों आपके 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें एक होता है प्रोटियम, एक होता है आपका ट्राइटियम, एक होता है ड्यूटीरियम। तो यहाँ पर 1 3 4, 1 3 4 किस विकल्प में, आपको डी विकल्प में 1 3 4, केवल 1 3 4 ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। यही ड्यूटीरियम है जिसे D2O के नाम से हम लिखते हैं, जिसे भारी जल में भी आप दोस्तों, भारी जल का सूत्र होता है D2O, वही ये ड्यूटीरियम है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है। जो सड़क की रोशनी होता है, इसमें पीले लैंप जो होते हैं ये बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसमें लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है। सोडियम का, नियान का, हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का, ये बताना है दोस्तों आपका सही उत्तर इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन है, जो सोडियम होता है, जो सोडियम होता है दोस्तों ये आपके पीला एवं एक वर्णी प्रकाश देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये सही हो जाएगा। पीले लैंप में बहुत है तो क्या प्रयुक्त होता है, आपके सोडियम प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो आपका मरकरी लैंप होता है, जो आपका मरकरी लैंप होता है वो श्वेत और नीला प्रकाश देता है, इस बात को भी याद रखेंगे। जो आपका मरकरी लैंप होता है ये आपकी श्वेत प्रकाश देता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया हूँ कि आपको 20 मिनट का सेशन रहेगा, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने ही क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन करेंगे क्या करेंगे, आपके फुल डिटेल में करेंगे, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन से कम से कम कितने क्वेश्चन, आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएँ। ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कांसा मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कांसा मतलब होता है दोस्तों आपका ब्रोंज, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं। इसमें एक मिश्र धातु क्या आपका दोस्तों एक प्रकार की एलॉय है, एक प्रकार की एलॉय है दोस्तों। एलॉय को ही हिंदी में हम मिश्र धातु कहते हैं। तो ये आपके किससे बनी है, किस धातुओं से दोस्तों। जो आपका जो कांसा होता है ये तांबा और टिन के मिलने से बनता है, तांबा और टिन के मिलने से। ये बात याद रखेंगे बहुत बार, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको याद होने चाहिए। अगर कांसा की बात करेंगे ब्रोंज से, तो तांबा और टिन से मिला है, और इसके थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर तांबा और जस्ता मिला देंगे, क्या मिला देंगे, कॉपर एंड जिंक मिला देंगे, तो आपका दोस्तों क्या बन जाएगा, वो आपका हो जाएगा ब्रॉस, जिसे कहते हैं पीतल, ब्रॉस। तो ये बात आप जानने का प्रयास करेंगे। अगर ब्रोंज की बात करेंगे तो तांबा और टिन, अगर तांबा और जस्ता मिला देंगे तो हो जाएगा ब्रॉस, जिसे कहेंगे पीतल। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। मिश्र धातुओं से ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर देखेंगे कि किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है। दोस्तों अयस्क वही होता है जिस खनिजों से आपके उस आपके तत्वों की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट की सीडेराइट। तो किसमें दोस्तों आपके जो लोहा होता है जिसमें 72% लोहा होता है, बताएंगे दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है क्या होता है दोस्तों, इसमें 72.4% आपका लोहा पाया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट क्या होता है दोस्तों, हेमेटाइट में आपके 69.9% लगभग 70% लोहा पाया जाता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ लिमोनाइट की, तो इसमें 55%, लिमोनाइट की बात करेंगे तो इसमें 55% आपके लोहा पाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, सीडेराइट की, तो ये सारे आपके लोहा के अयस्क हैं, और सीडेराइट में आपके 48.2% आपका लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि मैग्नेटाइट में आपके 72% सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है। इसमें हेमेटाइट दूसरे नंबर पर सबसे शुद्ध है, जिसमें 70% आपके लोहा पाया जाता है। लिमोनाइट में 55% और सीडेराइट में 48.2%। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका, और जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जल जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसमें से कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोड भी दिया गया है कि केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 कि 1, 2 और 3 तीनों। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, केवल 1 और 2। जो सोडियम होते हैं और जो पोटेशियम होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं, अत्यधिक
अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं और इन्हें वातावरण में रखने पर ये क्या होती है दोस्तों, ये आपके जलने लगती हैं। तो इसीलिए दोस्तों इन्हें बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? आपके मिट्टी के तेल में, जिससे कि ये वातावरण में जले ना। तो ये अत्यधिक ही अपक्रियाशील धातुएं होती हैं, सोडियम और पोटेशियम। याद रखें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम की बात करेंगे दोस्तों, इसे यन्ने से दर्शाते हैं, यन्ने से, और पोटेशियम की बात करेंगे तो इसे के से दर्शाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ पर दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 20 मिनट हो गया है, तो ये हम क्वेश्चन कल करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। तो उस पार्ट का आप इंतजार करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आपको अपलोड किया जाएगा। और दोस्तों साइंस का ये बैच हमारा ऑलरेडी से चल रहा है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपके पार्ट 11 आपका आने वाला है, जिसमें आपके अभी तक 250 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो इसकी पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो आपको 25 क्वेश्चन प्रतिदिन कराए जाते हैं, ये आपके इसमें आपकी ऑप्शन नहीं मिलते हैं, और जो नई बैच आपकी चल रही है इसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो जाकर क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।